नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कानपुर दौरा आज। कुल 47,573 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण व शिलान्यास। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर के दौरे का दूसरा दिन आज। पुंछ में पाकिस्तान की गोलाबारी के प्रभावित लोगों से करेंगे मुलाकात। देश में कोरोना के 1828 एक्टिव केस, 15 की मौत। गुजरात में 8 महीने की बच्ची ऑक्सीजन सपोर्ट पर। महाराष्ट्र में आई और SARI सर्वे रिपोर्ट जारी। सेना पर टिप्पणी मामले में सांसद राहुल गांधी को झटका। लखनऊ हाईकोर्ट ने राहत देने से किया इनकार, याचिका खारिज। एनडीए की 148वीं पासिंग आउट परेड, पहली बार लड़कियों का बैच हुआ पास। जनरल VK सिंह ने कहा, ये 17 लड़कियां नारी शक्ति का प्रतीक। राजस्थान के बूंदी में गर्मी से महिला की मौत। में बिजली गिरने से 2 बहनों की जान गई। छत्तीसगढ़ में 16 दिन पहले पहुंचा मॉनसून। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई का कल प्रयागराज का दौरा है। CJI के स्वागत के लिए मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश मौजूद रहेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अधिवक्ता चैम्बर और पार्किंग का होगा उद्घाटन। CJI करेंगे मल्टी लेवल पार्किंग का लोकार्पण। 31 मई को सुबह 10 बजे से शुरू होगा उद्घाटन समारोह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे और 31 मई सुबह 9 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट में अधिवक्ताओं के लिए मिलेगा नया चैम्बर। अहम जानकारी आपको बता दें, 31 मई को सुबह 10 बजे उद्घाटन समारोह शुरू हो जाएगा। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। CJI के स्वागत के लिए मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश मौजूद रहेंगे। अधिवक्ताओं के लिए नया चैम्बर परिसर मिलेगा। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आरोप अगली खबर है जौनपुर से, जहां पर तेज रफ्तार बस पलटी है। 4 लोगों की मौत हो गई। बदलापुर से जौनपुर आते वक्त हुआ हादसा। स्टीयरिंग फेल होने से बस डिवाइडर से टकराई है। हादसे में 15 लोग घायल हो गए। इलाज जारी है। घायलों को
नौपेटवा सीएचसी जिला अस्पताल में भी भर्ती कराया गया। बस में सवार 40 लोगों में चीख पुकार मची। बक्सा थाना क्षेत्र के शंभूगंज के पास हुआ हादसा। पुलिस ने कर शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। एसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने दी घटना की जानकारी। प्रशासन ने घायलों की हरसंभव मदद का भरोसा दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। घायलों को नौपेटवा सीएचसी में भर्ती कराया गया। बस में सवार 40 लोगों में चीख पुकार मची। अहम जानकारी आपको हम बता दें, बक्सा थाना क्षेत्र के शंभूगंज के पास हादसा हुआ। पुलिस ने पहुंचकर शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बक्सा थाना क्षेत्र के शंभूगंज के पास हुआ हादसा। पुलिस ने पहुंचकर शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जनपद जौनपुर थाना बक्सा अंतर्गत पुलिस के पास लगभग 8:45 बजे के आसपास सूचना आई कि एक प्राइवेट बस जो बदलापुर से जौनपुर की तरफ जा रही थी वो डिवाइडर से लड़ के पलट गई है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर आकर बस को के सहायता से हटवाते हुए इसमें जो घायल है उनको इलाज हेतु भिजवाया गया है। बस का नंबर UP 62T5814 है। अभी तक प्राप्त प्रारंभिक सूचना के अनुसार कुल 4 लोगों का इसमें देहांत हुआ है। शेष 15 लोग जो घायल अवस्था में उनको CHC नौपेटवा और जिला अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया है। बस को साइड कराते हुए सड़क को सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है और अन्य कोई आवश्यक चीज़ जो भी समझ में आएगी उसको तत्काल कराते हुए सभी घायलों को समुचित इलाज करवाया जाए। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सरस सिंह जुड़ चुके हैं। सरस, बक्सा थाना क्षेत्र के शंभूगंज के पास में भीषण हादसा हुआ, पूरी जानकारी क्या है, कैसे हुआ यह हादसा और घायलों की स्थिति कैसी है फिलहाल? जी गरिमा, आपको बता दें कि जौनपुर में आज सुबह 9:15 बजे के करीब फेल होने से तेज रफ्तार प्राइवेट बस बक्सा थाना क्षेत्र के शंभूगंज बाजार के पास अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा के जिस पर घटनास्थल पर 4 की मौके पर मौत हो गई, जबकि 15 अन्य घायल हैं तथा एक की मौत जिला अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई है। इसमें कुल टोटल अभी तक निकल कर आ रहा है कि 5 की मौत हो गई है और 15 गंभीर रूप से घायल है, जिसमें 10 की इलाज CHC नौपेटवा में चल रहा है और 5 का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। बताते चले कि जिले के बक्सा थाना क्षेत्र स्थित वाराणसी लखनऊ 4 लेन के समीप शंभूगंज बाजार के सभी सुबह आज करीब 9:15 बजे के समीप प्राइवेट बस जिसकी गाड़ी संख्या UP 62T5814 जो सवारियों से भरी थी, जिसमें बताया जा रहा है कि करीब 40 की संख्या में सवारी मौजूद थी, लेकिन अचानक शंभूगंज बाजार के पास पहुंचने पर डिवाइडर से टकरा गई, जिससे घटनास्थल पर 4 की मौके पर मौत हो गई, जबकि 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जी शुक्रिया सरस आपको हमारे साथ जोड़ने के लिए और जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर हादसा बक्सा थाना क्षेत्र के शंभूगंज के पास हुआ हादसा। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। पुलिस ने पहुंचकर शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने दी घटना की पूरी जानकारी। प्रशासन ने घायलों की हरसंभव मदद का भरोसा भी दिया है। जौनपुर में तेज रफ्तार बस पलटी, 4 लोगों की मौत की बात सामने आई है। बदलापुर से जौनपुर आते वक्त हुआ हादसा। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं, जहां यूपी में कोरोना से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए सैंपल सिटी वैल्यू 25 से कम होने पर सीक्वेंसिंग होगी और सीएमओ को निर्देश जारी किए जाने की बात कही गई है। यूपी के कई जिलों में मिले कोरोना के केस। गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर पर फोकस है। दोनों जिलों में सबसे ज्यादा केस मिले। पश्चिमी यूपी के जिलों के सैंपल दिल्ली भेजे जाएंगे और दूसरे जिलों के सैंपल KJMU भेजे जाएंगे। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएंगे सैंपल। अहम खबर आपको हम बता दें। सीटी वैल्यू 25 से कम होने पर सीक्वेंसिंग होगी।
लखनऊ से खबर आपको हम बता रहे हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएंगे सैंपल। अहम खबर आपको बता रहे हैं। पश्चिमी यूपी के जिलों के सैंपल दिल्ली भेजे जाएंगे। अहम खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, यूपी में कोरोना से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ वाराणसी से हमारे संवाददाता विकी डे जुड़ चुके हैं और लखनऊ से हमारे साथ हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कौशलेंद्र का रुख कर लेते हैं। कौशलेंद्र, लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या जो है वो बढ़ रही है और बताया जा रहा है कि केजीएमयू में सैंपल भेजे जाएंगे। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि ये लखनऊ में 2 केस हो चुके हैं कोरोना पॉजिटिव के, जिसमें जो है एक 70 साल के बुजुर्ग जो एसपीजीआई में एडमिट है, वहीं एक जो है महिला जो है संक्रमित पाई गई। लेकिन इन दोनों लोगों के जो ट्रैक किया गया, जो यात्रा इन लोगों की ये ट्रेवल जो देखा गया, तो अभी ये जो है 4 दिन पहले ये जो है उत्तराखंड धार्मिक यात्रा से महिला लौटी थी। इनको भी जो है जब कुछ सिम्टम मिले, इनकी जब जांच की गई पता चला कि इनको भी कोरोना हुआ है, तो उनकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उनको भी जो है आइसोलेट किया गया। हालांकि उनको घर पे ही आइसोलेट किया गया है कि नॉर्मल सिम्टम हो सकता है घर पे ही नॉर्मली हो, इसे ठीक हो जाए। लेकिन जो कोरोना की संख्या है, देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में अगर देखिए तो कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, और खास करके वो बुजुर्ग व्यक्ति जो कहीं यात्रा पे निकले हुए हैं के लिए है। अब जो जांच रिपोर्ट है वो 24 घंटे के अंदर, हालांकि जो जिनकी जांच, अगर जिनको ये शक है कि हाँ उनको कोरोना का जो है शक है कि उनको सिम्टम है, तो उनकी जो जांच है वो चाहे प्राइवेट निजी लैब में करवाएं या चाहे जो है सरकारी लैब में करवाएं, 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट आ जा रही। केजीएमयू प्रशासन भी इसको लेके अलर्ट हो चुका है। केजीएमयू से जो लैब से रिपोर्ट आ रही है वो भी 24 घंटे के अंदर आ जा रही है। तो इस तरह से पूरी तैयारी है, और कोरोना के जो केस बढ़े वो भी एक चिंताजनक है। लेकिन ज़्यादा पैनिक होने की, उसमें जो डॉक्टर जो सलाह दे रहे हैं कि ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल सिम्टम कई लोगों में होते हैं, तो हो सकता है कि उसी के तहत महिला भी, क्योंकि महिला की जो रिपोर्ट आई है वो निजी लैब के द्वारा पता चला है, तो इसलिए वो घर पे ही खुद को उसने क्वारंटीन कर लिया है। तो अब जो स्थितियां हैं, जो ट्रेवल या जो ट्रैकिंग सिस्टम है, उससे जो है लोगों के पता लगाया जा रहा है कौन कहां से आया है, तो कहां पे कैसे सिम्टम है। अगर खुद को आइसोलेट कर रहे हैं या बचाव कर रहे हैं, जो एक जो है बचाव का जो कोरोना गाइडलाइन है WHO की, अगर उसकी गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं तो कहीं
नहीं इस बीमारी से लोगों को बचाया जा सकता है। बिल्कुल। विक्की भी हमारे साथ में लगातार वाराणसी से बने हुए हैं। विक्की, पूरी जानकारी क्या है वाराणसी से, क्या क्योंकि बताया जा रहा है काफी केस जो है वो सामने आए हैं। बिल्कुल गरिमा, आपको बता दूं कि जैसे कि वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में है IMS बेचू के जूनियर डॉक्टर और कृषि विभाग के एक कर्मचारी निकले दो और कल बुधवार को 2 पॉजिटिव केस और मिले हैं और वाराणसी में अभी तक जो 4 मरीज एक्टिव रिपोर्ट पे है, 4 मरीज पाए गए और उन सभी को जो है उसमें से 3 को जो है होम आइसोलेशन पे रखा गया और 1 को जो है BHU के आइसोलेशन उसको रखा गया और उसका इलाज चल रहा है। इसके बाद जो है ये सारी चीजें भी देखी जा रही है कि इन चारों के संबंध में जो पिछले 3 से 4 दिनों में जो इनके संपर्क में लोग आए उनकी भी सैंपलिंग ली जाए और उसकी भी जांच कराई जाए और उस पर भी कार्रवाई की जाए कि कौन पॉजिटिव आता है क्या नेगेटिव आता है। इस रिपोर्ट को जो है जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी बाहर भेजने की जो कहा गया है इसकी खास ध्यान रखा गया है। सीएमओ की तरफ से जो है कल शाम भी पुष्टि की गई, बनारस में 2 और मिले हैं मरीज। हालांकि बार स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, केवल अपना बचाव करते रहें और इस जो है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जरूर अपनाएं, इससे लापरवाही ना करें कि जिससे कोई बड़ी आम सामने जो है बड़ी आपदा की झेलना पड़े। लेकिन वही बात करें कि वाराणसी में दुकान के बाहर, शोरूम के बाहर जो है स्लोगन जैसे 2 गज की दूरी, मास्क की जरूरत की पंपलेट छप के लग चुके हैं। BHU के OPD के बाहर सभी जगह पे पंपलेट लगा दिए गए कि लोग एक दूसरे से सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग मैनेज करके चले और मुंह पे मास्क जरूर लगाए, इसके खासा ध्यान रखा गया है। वाराणसी में अभी तक 4 मरीज है और उन सभी का इलाज चल रहा है। बिल्कुल, कौशलेंद्र का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। कौशलेंद्र, जिले की अगर हम बात करें तैयारियां कितनी कर ली गई, क्योंकि सैंपल सिर्फ भले ही KGM में भेजे जा रहे हों लेकिन पूरे प्रदेश को एक बार फिर से कोरोना को लेकर अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। लगातार बढ़ रहे केसों के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कोई जो अस्पतालों का कोई ऐसा जो है लिखित आदेश अभी तक नहीं मिला, लेकिन हाँ जो शासन है उसने जो है अस्पतालों के अलर्ट मोड पे किया है कि कोरोना के जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं उसका ट्रैकिंग सिस्टम, जैसे वार्ड है, अतिरिक्त बेड हैं और जांच रिपोर्ट है, वेंटिलेटर है, ये सब एक्स्ट्रा के रूप में जो है आपके संसाधन होने चाहिए। जिन अस्पतालों के पास नहीं है वो तत्काल शासन से जो है अपनी बात रखें और पत्र भेजें, उनको भी उपलब्ध कराया जाएगा। एक रिजर्व जैसे आइसोलेट वार्ड है उस तरह पूरी एक तैयारी की जाए। कोरोना में अगर कोई पेशेंट की अगर संख्या बढ़ रही है, अगर बढ़ती है आगे भविष्य में, तो कम से कम उसको देखते हुए पूरी तैयारी कर ली जाए। अब शासन प्रशासन की तरफ से उस पर जो है पूरा ट्रैकिंग सिस्टम एक नया बनाया जा रहा है कि चाहे जो भी हो, जैसे कोरोना जो पेशेंट आ रहे हैं उनका जो ट्रैक सिस्टम है वो पूरा देखा जाए, उनको ट्रैक किया जाए, वो घर पर किस तरह से रह रहे हैं, आइसोलेट अगर हो रहे हैं, खुद को आइसोलेट कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, उसकी भी एक निगरानी की जा रही। डॉक्टर जो सलाह दे रहे हैं उसको भी फॉलो करना है कि डॉक्टरों की सलाह मानना है कि क्या करना है, कौन सी दवा लेनी है या किस तरह से रहना है। ये सब चीज़ों की पूरी तैयारी हालांकि जो है डॉक्टर और जो जिला प्रशासन है उसके बाद जो हॉस्पिटल हैं वो पूरी तरह से अपना कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका कौशलेंद्र हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। विक्की, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जोड़ने के लिए। अहम बातचीत के लिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पर सभी CMO को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, सभी CMO को निर्देश जारी किए जाने की बात सामने आई है। यूपी के कई जिलों में मिले कोरोना के एक्टिव केस और जिसके चलते ये बड़ा फैसला लिया गया। गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर पर फोकस की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, दोनों जिलों में सबसे ज्यादा केस मिले, बड़ी खबर आपको हम बता दें। और पश्चिमी यूपी के जिलों के सैंपल दिल्ली भेजे जाएंगे। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, लखनऊ से खबर, यूपी में कोरोना से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएंगे सैंपल। CT वैल्यू 25 से कम होने पर सीक्वेंसिंग होगी। अहम जानकारी आपको हम बता दें, सभी CMO को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यूपी के कई जिलों में लगातार बढ़ रहे केस। गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर पर फोकस। अहम खबर आपको हम बता दें, दोनों जिलों में सबसे ज्यादा केस मिले। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। यूपी के 31 जिलों में बारिश और ओले गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का यूपी के 31 जिलों में अलर्ट जारी। आज बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया। वाराणसी, गाजीपुर, गोरखपुर, लखनऊ, सीतापुर, अमेठी, अयोध्या, बिजनौर, अमरोहा जैसे जिले शामिल हैं। लोगों से सतर्कता बरतने की अपील। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर
लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की गई है और कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। वाराणसी, गाजीपुर, गोरखपुर, इन सभी जगहों पर अलर्ट जारी किया गया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, यूपी के कई जिलों में बारिश और ओले गिरने का अलर्ट जारी किया गया है, पूरी जानकारी क्या है? जी बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। करीब 23 जिलों में जो है बारिश और जो है ओले गिरने की संभावना है। वहीं आकाशीय बिजली से भी जो अभी तक पिछले जो है कई दिनों में आपने देखा होगा कि आकाशीय बिजली से कई लोगों की जान माल जो है चली गई, उसके बाद कई पशु हानि हुई। इन सब को देखते हुए प्रशासन और जो है शासन की तरफ से भी तैयारी कर दी गई कि जहां भी मौसम विभाग जो भी अलर्ट जारी कर रहा है, मौसम वैज्ञानिक जो बता रहे हैं वहां पे अलर्ट जारी कर दिया जाए, लोगों को बताया जाए कैसे क्या करना है। अगर बात करें जो है मौसम, देखिए इस समय जो अगर जिस तरह से मौसम में परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की जो बात कर रहे हैं, तो देखिए कहना कोई गलत नहीं होगा कि हो सकता है कि समय से पहले मानसून दस्तक कर दे, या मौसम के जो है अनुसार ये कहना कि जो कह रहा है कि मानसून का ये आहट है कि जब बहुत जल्द ही मानसून जो है उत्तर प्रदेश में दस्तक दे देगा। चाहे वो पश्चिम बंगाल की खाड़ी की अगर हम बात की, वहाँ से जो वायुमंडल जो वो देखा जा रहा है, उसके बाद जो गोरखपुर के तराई इलाके में जहाँ पे सबसे पहले मानसून जहाँ पे आता है उसकी बात की जाए, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए बताया जा रहा है कि देखिए बारिश और जो है ओले की जो संभावना है अभी, क्योंकि देखिए मानसून आने में थोड़ा भी वक्त है, लेकिन उसकी आहट अभी शुरू हो गई। इसलिए जो ओले, आकाशीय बिजली की जो तमाम घटनाएं हो रही हैं उसको देखते हुए प्रशासन ने कर दिया है। मौसम के अनुसार जो है बताया गया है कि जिन जिन जिलों में जो है बारिश और ओले की या बिजली गिरने की संभावना है वहाँ पे शासन प्रशासन सब अलर्ट रहे, और जो बदलाव होना चाहिए, जैसे जो बात कर रहे हैं कि लोगों की जैसे में कम से कम अवेयरनेस होनी चाहिए कि कैसे किस तरह से बचाव किया जा सकता है। हालांकि मौसम जो भी है अगर इस समय देखे चाहे किसानों के लिए, हालांकि सब किसानों की जो फसल है वो करीब धान के करीब आ रही है कि दोनों लोगों की धान की रोपाई की अब जो है स्थिति बन रही है। तो इसलिए मौसम में अगर बारिश होती है तो उससे लोगों को फायदा होगा, किसानों को फायदा होगा, लेकिन जो जन हानि और पशु हानि हो रही है उसके लिए जो है लोगों को थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इकरार खान गाजीपुर से भी जुड़ चुके हैं, उनके पास एक बार चलते हैं। इकरार, गाजीपुर में क्या फिलहाल स्थितियां हैं? बताया जा रहा है बारिश और ओले गिरने को लेकर अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। जी बता देना चाहता हूँ कि गाजीपुर में ठीक मौसम अलर्ट किया गया, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है, धूप बहुत ज़्यादा है, वो कहीं ना कहीं बारिश अगर होती है मौसम विभाग के तहत अगर बारिश होती है तो यहाँ के लोगों को बहुत राहत मिलेगी। जीव जंतु है, यहाँ के लोग गर्मी से बहुत भी बेहाल है। मैं बता दूं कि गाजीपुर में अब तक तापमान 35 लमसम से डिग्री सेल्सियस चल रहा है। कहीं ना कहीं बारिश की बहुत ज़रूरत है। हालांकि मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि 31 जिलों में रेड अलर्ट घोषित किया गया है, जिससे बारिश बहुत खतरनाक ओलावृष्टि है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ के लोग देखने वाली बात है कि बारिश होती है तो क्या होता है, बाकी यहाँ के लोगों को बारिश की बहुत इंतजार है। जी बिल्कुल, भीषण गर्मी से परेशान लोग कहीं ना कहीं बारिश के इंतजार में हैं, लेकिन फिलहाल ये मौसम कब बदलता है, कब लोगों को राहत मिलती है, देखना बहुत अहम होगा। शुक्र आप दोनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम बातचीत के लिए। तो यूपी के 31 जिलों में बारिश और ओले को लेकर अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई है। हम खबर आपको बता दें, और इसमें अमरोहा जैसे जिले भी शामिल हैं। गाजीपुर, लखनऊ, अमेठी, इन सभी जगहों पर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई है। लोगों से हालांकि सतर्कता बरतने की अपील कर दी गई है। मौसम विभाग का यूपी के 31 जिलों में अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, आज बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया। अहम खबर आपको हम बता दें, और वाराणसी, गाजीपुर, गोरखपुर, लखनऊ, और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। कानपुर के जाजमऊ थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर गौ तस्करों ने ट्रक ड्राइवर सलीम अहमद के दंदाड़े लोहे की रॉड और डंडों से पीट कर हत्या कर दी। मृतक ने घटना से पहले अपनी पत्नी उज़्मा खातून को फोन कर हमलावरों से जान बचाने की गुहार भी लगाई थी। परिजनों का आरोप है कि सलीम को मवेशियों से भरे ट्रक को ले जाने से इनकार करने पर शिबू, सोनू और फरहान ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। साथ ही परिजनों ने पुलिस पर आरोपियों को बचाने और FIR के नाम हटाने का दबाव बनाने का आरोप भी लगाया है। तो वहीं एडीसी मनोज पांडे ने कहा कि विवाद गाड़ी मालिकों और चालक के बीच हुआ था। घायल सलीम को अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन रास्ते में ही उसकी जान चली गई। आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
आज दिनांक 29/5 को जनपद कानपुर नगर के थाना जाजमऊ के रहने वाले शोएब आलम का अपने ट्रक ड्राइवर वसीम उर्फ सलीम से किसी बात को लेकर झगड़ा शुरू हुआ। इसके बाद शोएब आलम का भाई शाहनवाज भी मौके पर आ गया। दोनों ने मिलकर वसीम को बुरी तरह से मारा पीटा। डंडे की चोट सिर पर लगने से अत्यधिक स्राव हुआ, जिससे वो बेहोश हो गया वसीम। और इस सूचना पर तत्काल लोकल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मजरूम को निकट के काशीराम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस बात की सूचना मृतक के घर वालों को दी गई। थाना हाजा पर मृतक के घर वाले उपस्थित हैं, उनके द्वारा तहरीर दी गई है। सुसंगत धाराओं पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। और अगली बड़ी खबर आपको हम दिल्ली से बताते हैं। इस बीच बड़ी जानकारी दिल्ली से। मंत्री शिवराज सिंह चौहान का जम्मू का दौरा आज। बड़ी खबर दिल्ली से आपको हम बता दें, मंत्री शिवराज सिंह चौहान का जम्मू का दौरा। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। वैज्ञानिक किसानों से उनकी जिज्ञासाओं पर चर्चा करेंगे। ये अहम खबर आपको हम बता दें। दिल्ली से खबर, मंत्री शिवराज सिंह चौहान का जम्मू का दौरा आज। मंत्री ने आरएस पुरा में किसानों से संवाद करेंगे। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी आपको हम लुधियाना से बताते हैं, जहां पर लुधियाना में अरविंद केजरीवाल का रोड शो। पंजाब से बड़ी खबर, लुधियाना में आज अरविंद केजरीवाल का होगा रोड शो। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, थोड़ी देर में संजीव अरोड़ा के नामांकन में पहुंचेंगे। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। थोड़ी देर में संजीव अरोड़ा के नामांकन में होंगे शामिल। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, सीएम भगवंत मान भी रोड शो में मौजूद रहेंगे। और अगली बड़ी खबर आपको हम देहरादून से बताते हैं। इस बीच बड़ी जानकारी देहरादून से सामने आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम आपको हम बताते हैं। यह आम खबर आपको हम बता दें।
बड़ी जानकारी। एक संवाद वीर में जाएंगे और गढ़ी कैंट देहरादून में वीर सैनिकों से करेंगे संवाद। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। एक संवाद वीर सैनिकों के साथ होंगे शामिल। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गढ़ी कैंट देहरादून में वीर सैनिकों से करेंगे संवाद। एक और बड़ी जानकारी आपको हम देहरादून से ही बताते हैं। इस बीच बड़ी खबर, अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। बड़ी जानकारी देहरादून से आपको हम बता दें, जहां पर हत्या के तीनों आरोपी दोषी करार। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर थोड़ी ही देर में होगा ऐलान। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको हम बता दें, हत्या के तीनों आरोपी दोषी करार। अंकिता हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर थोड़ी ही देर में सजा का होगा ऐलान। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में बड़ा फैसला। तीनों आरोपी दोषी करार दिए गए। थोड़ी ही देर में सजा का होगा ऐलान। इसकी बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और करीब 2 साल 8 महीने से ज्यादा पूरे मामले में सुनवाई चली, लेकिन अब फैसले की घड़ी आ चुकी है। तीनों आरोपी दोषी करार दिए गए। अब क्या सजा मिलती है, थोड़ी ही देर में स्पष्ट हो जाएगा। यह बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कोर्ट की ओर से बड़ा फैसला। हत्या के तीनों आरोपी दोषी करार। जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवनारायण देहरादून से जुड़ चुके हैं। शिवनारायण, लगभग 2 साल 8 महीने के इंतजार के बाद इस पूरे बहुचर्चित हत्याकांड मामले में फैसले की घड़ी आ चुकी है। तीनों आरोपी देखिए दोषी करार दे दिए गए हैं, लेकिन सजा का ऐलान कितनी देर में होगा? देखिए, मैं बताना चाहूँगा, जिस तरीके से ये कांड हुआ था 2022 में, तो उसके बाद से ही एक आज से इनको जो सजा मिलेगी वो सजा बहुत ही
कठोर सजा मिलेगी, लेकिन दोषी तो करार दे गए हैं, लेकिन अभी तक सजा का ऐलान नहीं है। लेकिन अभी जो बताया जा रहा है कि सजा का भी ऐलान थोड़ी देर में कर दिया जाएगा। तो जिस तरीके से ये 2022 में घटना घटी गई थी, कई जो देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जो आंदोलन आक्रोश देखने को मिला था, उसके कई फैसले आए थे, लेकिन इसके बाद भी कई बार समय होने के बाद आज इसमें फैसला अब आने वाला है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। जी बिल्कुल, लेकिन लगातार इस पूरे मामले में फैसले को लेकर इंतजार न सिर्फ पूरे प्रदेश को बल्कि देश भर की नजरें इस पूरे केस पर बनी रही थी। एक लंबा वक्त लगा, तीनों आरोपी दोषी करार दिए गए हैं। और क्या कुछ जानकारी अब तक कोर्ट से निकलकर सामने आ सकी है? हाँ, देखिए, जो बताया जा रहा है यही बताया जा रहा है कि जो इसमें कठोर से कठोर सजा दी जा सकती है। जिस तरीके से एक जन आंदोलन किया हुआ था और जिस तरीके से जो लोग पूरे देश में और प्रदेश में एक विरोध देखने को मिला था, तो अदालत से यही आस लगाई जा रही है कि उनको कठोर सजा दी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन शिवनारायण, इस पूरे मामले के सामने आने के बाद सियासी गलियारों में भी खूब चर्चाएं थी, क्योंकि सियासत से जुड़े नामों का जिक्र इस पूरे मामले में हुआ था। चाहे वो पुलकित आर्या का ही नाम क्यों न ले ले हम, जो राजनीतिक बैकग्राउंड था उसके चलते कहीं ना कहीं बीजेपी को भी कटघरे में खड़े होना पड़ा था। लेकिन जब दो करार हुए तब किसी राजनीतिक दल की ओर से कोई प्रतिक्रिया, किसी का कुछ बयान अब तक सामने आ सका इस पूरे मामले में? इस तरीके जो दल का बयान नहीं आया है, मैं मौजूद यहाँ पर इस वक्त बीजेपी इस तरीके से कोई बयान आता है तो आप सुन जाए, लेकिन अभी तक किसी राजनीतिक दल ने कोई बड़ा बयान नहीं दिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल शिवनारायण, अगर इस केस की बात करें, कई सारे वीआईपी चेहरे थे जिनके नाम उजागर नहीं हो सके थे, जिसमें लोगों का यही कहना था वो वीआईपी कहीं ना कहीं बड़े राजनीतिक चेहरे हो सकते हैं, जिसको लेकर बहुत सारे आरोप भी लगाए गए थे। वीआईपीओं के नाम छुपाने के आरोप सरकार पर भी लगाए गए थे। क्या उन वीआईपीज के नाम भी उजागर होंगे? हालांकि देखिए, आरोपी को आज सजा उन्हें मिल जाएगी, लेकिन क्या उन वीआईपीज का अब तक कुछ पता चल सका कि आखिर वो वीआईपी कौन थे? देखिए, अभी तक जो ये वीआईपी का बहुत जो इसमें पूरे केस में वीआईपी का नाम उजागर को लेकर के बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, तो सभी ने यही मांग की थी कि वीआईपी का नाम उजागर कीजिए, जिसकी वजह से घटना की बीच में। लेकिन अभी तक इस तरीके से कोई नाम सामने नहीं आया है, लेकिन एक जरूर ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से कई नाम के आए थे उनको सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन फिर भी कई नाम चर्चाओं में रहे थे। जो सत्ता दल है उसके नेताओं को बताया जा रहा था, फिर भी कहीं पे भी इस तरीके से कोई नाम उजागर नहीं हुआ है। जब तक इस तरह का नाम उजागर नहीं होगा तो अभी कहना नामुमकिन है। जी, शुक्रिया आपका शिवनारायण, बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आरोपी पुलकित, सौरभ और अंकित को दोषी करार दिया गया और थोड़ी ही देर में कोर्ट की ओर से सजा का ऐलान किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से बड़ी खबर, अंकिता कांड में कोर्ट का बड़ा फैसला। यह अहम जानकारी देहरादून से आपको हम बता रहे हैं। हत्या के तीनों आरोपी दोषी करार, बड़ी खबर आपको हम बता दें, हत्या के तीनों आरोपी दोषी करार दिए गए। थोड़ी ही देर में होगा सजा का ऐलान। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में बड़ी खबर, आरोपी पुलकित, सौरभ और अंकित दोषी करार। थोड़ी ही देर में होगा ऐलान। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और सीधा आपको बिहार के काराकाट लेकर चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए। क्या कुछ कहना सुन लेते हैं। हमारी सेना ने उनके ठिकानों को खंडहर में बदल दिया है।
की बेटियों के सिंदूर की शक्ति क्या होती है, ये पाकिस्तान ने भी देखा और दुनिया ने भी देखा। जिस पाकिस्तानी सेना की छत्र छाया में आतंकी खुद को सुरक्षित मानते थे, हमारी सेनाओं ने एक ही झटके में उनको भी घुटनों पर ला दिया। पाकिस्तान के एयरबेस, उनके सैन्य ठिकाने हमने कुछ ही मिनट में तबाह कर दिए। ये नया भारत है, ये नए भारत की ताकत है। बिहार के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये हमारा बिहार वीर कंवर सिंह जी की धरती है। यहां के हजारों नौजवान देश की सुरक्षा के लिए सेना में, बीएसएफ में अपनी जवानी खपा देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने हमारी बीएसएफ का भी अभूतपूर्व पराक्रम और अदम्य साहस देखा है। हमारी सीमाओं पर तैनात बीएसएफ के जाबाज सुरक्षा की अभेद चट्टान है। मां भारती की रक्षा हमारे बीएसएफ के जवानों के लिए सर्वोपरि है। और यही मातृभूमि के सेवा का पवित्र कर्तव्य निभाते हुए 10 मई को सीमा पर बीएसएफ सब इंस्पेक्टर इम्तियाज शहीद हो गए थे। मैं बिहार के इस वीर बेटे को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। और मैं आज बिहार की धरती से फिर दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जो ताकत दुश्मन ने देखी है, लेकिन दुश्मन समझ लें ये तो हमारे तर्कस का केवल एक ही तीर है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई न रुकी है न थमी है। आतंक का फन अगर फिर उठेगा तो भारत उसे दिल से खींचकर कुचलने का काम करेगा। साथियों, हमारी लड़ाई देश के हर दुश्मन से है, फिर वो चाहे सीमा पार हो या देश के भीतर हो। बीते वर्षों में हमने हिंसा और अशांति फैलाने वालों का कैसे खात्मा किया है, बिहार के लोग इसके साक्षी हैं।
आप याद करिए, कुछ साल पहले तक सासाराम, कैमूर और आसपास के इन जिलों में क्या हालात थे, नक्सलवाद कैसे हावी था, मुंह पर नकाब लगाए, हाथों में बंदूक थामे नक्सली कब कहां सड़कों पर निकल आए, हर किसी को ये खौफ रहता था। सरकारी योजना आती थी पर नागरिकों तक पहुंचती ही नहीं थी। नक्सल प्रभावित गांव में न तो अस्पताल होता था, न मोबाइल टावर, कभी स्कूल जलाए जाते थे, कभी सड़क बनाने वालों को मार दिया जाता था। इन लोगों का बाबा साहब आंबेडकर के संविधान पर कोई विश्वास नहीं था। नीतीश जी ने उन परिस्थितियों में भी यहां विकास की पूरी कोशिश की। 2014 के बाद से हमने इस दिशा में और तेजी से काम किया। हमने माओवादियों को उनके किया की सजा देनी शुरू की। हम युवाओं को विकास की मुख्य धारा में भी लेकर आए। 11 सालों की दृढ़ प्रतिज्ञा का फल आज देश को मिलना शुरू हुआ है। 2014 से पहले देश में 125 से ज्यादा जिले नक्सल प्रभावित थे। अब सिर्फ 125 से ज्यादा, अब सिर्फ 18 जिले नक्सल प्रभावित बचे हैं। अब सरकार सड़क भी दे रही है, रोजगार भी दे रही है। वो दिन दूर नहीं जब माओवादी हिंसा का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा। शांति, सुरक्षा, शिक्षा और विकास गांव-गांव तक बिना रुकावट के पहुंचेंगे। साथियों, जब सुरक्षा और शांति आती है तभी विकास के नए रास्ते खुलते हैं। यहां नीतीश जी के नेतृत्व में जब सिंगल राज वाली सरकार की विदाई हुई तो बिहार भी प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ने लगा। टूटे हाईवे, खराब रेलवे, गिनी चुनी फ्लाइट कनेक्टिविटी, वो दौर अब इतिहास बन चुका है, पीछे छूट रहा है। साथियों, कभी बिहार में एक ही एयरपोर्ट था, पटना। आज दरभंगा एयरपोर्ट भी शुरू हो गया है। अब यहां से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहरों की फ्लाइट मिलती है। बिहार के लोगों की लंबे समय से मांग थी कि पटना एयरपोर्ट के टर्मिनल को आधुनिक बनाया जाए। अब ये मांग भी पूरी हो गई है। कल शाम मुझे पटना एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला है। ये नया टर्मिनल अब
1 करोड़ यात्रियों को संभाल सकता है। बिहटा एयरपोर्ट पर भी 1400 करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है। साथियों, बिहार में आज हर तरफ 4 लेन और 6 लेन सड़कों का जाल बिछ रहा है। पटना से बक्सर, गया जी से डोभी, पटना से बोधगया जी, पटना, आगरा, सासाराम, ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, हर तरफ तेजी से काम हो रहा है। गंगा, सोन, गंडक, कोसी समेत सभी प्रमुख नदियों पर नए पुल बनाए जा रहे हैं। हजारों करोड़ की ऐसी परियोजनाएं बिहार में नए अवसर और संभावनाओं का निर्माण कर रही है। इन प्रोजेक्ट से हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। यहां टूरिज्म और व्यापार दोनों को फायदा होगा। साथियों, बिहार में रेलवे की हालत भी अब तेजी से बदल रही है। आज बिहार में वर्ल्ड क्लास वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। रेलवे लाइनों को डबल और ट्रिपल किया जा रहा है। छपरा, मुजफ्फरपुर, कटिहार जैसे इलाकों में काम तेजी से चल रहा है। सोननगर और अंडाल के बीच मल्टी ट्रैकिंग का काम चल रहा है, जिससे ट्रेनों का आना जाना तेज होगा। सासाराम में भी अब 100 से ज्यादा ट्रेनें रुकती है। यानी हम पुरानी समस्याओं को भी दूर कर रहे हैं और रेलवे का आधुनिकीकरण भी कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये काम पहले भी हो सकते थे, लेकिन जिनके ऊपर बिहार को आधुनिक ट्रेनें देने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने रेलवे में भर्ती के नाम पर आपकी जमीन लूटने का काम किया। गरीबों की जमीन लिखवा ली। सामाजिक न्याय की उनकी यही तरीके थे। गरीब को लूटना, उनके अधिकारों को लूटना, उनकी मजबूरी का फायदा उठाना और खुद राजाशाही की मौज करना। बिहार के आप लोगों को जंगराज वालों के झूठ और धोखे, उससे आगे भी सावधान रहना बहुत जरूरी है। साथियों, बिजली के बिना विकास अधूरा है। जब बिजली होती है तो औद्योगिक विकास होता है। जब बिजली होती है तो जीवन आसान होता है। और 21वीं सदी तो टेक्नोलॉजी से दौड़ने वाली सदी है। इसलिए डगर डगर पर बिजली की जरूरत रहने वाली। बीते वर्षों में बिहार में बिजली उत्पादन पर बहुत जोर दिया गया। आज बिहार में बिजली की खपत 10 साल पहले से 4 गुना हो गई है। नबीनगर में एनटीपीसी का बड़ा पावर प्रोजेक्ट बन रहा है।
इस पर 30,000 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे। इससे बिहार को 1500 मेगावाट बिजली मिलेगी। बक्सर और पीर पैंती में भी नए थर्मल पावर प्लांट शुरू हो जाएंगे। भाई बहनों, अब हमारा ध्यान भविष्य की ओर है। हमें बिहार को ग्रीन एनर्जी की ओर लेकर जाना है और इसलिए कजरा में सोलर पार्क का निर्माण भी हो रहा है। पीएम कुसुम योजना के तहत सौर ऊर्जा से किसानों को कमाई के विकल्प दिए जा रहे हैं। रिन्यूएबल एग्रीकल्चर फीडर से खेतों को बिजली मिल रही है। हमारे इन प्रयासों का असर है कि यहां के लोगों का जीवन बेहतर हुआ है। महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है। साथियों, जब राज्य में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर आता है तो सबसे ज्यादा लाभ गांव, गरीब किसान और छोटे उद्योगों को होता है, क्योंकि वो देश विदेश के बड़े बाजारों से जुड़ पाते हैं। प्रदेश में नया निवेश आता है तो नए अवसर बनते हैं। आप देखिए, पिछले साल हुई बिहार बिजनेस समिट में बड़ी संख्या में कंपनियां यहां निवेश के लिए आगे आई। राज्य में उद्योग आता है तो लोगों को मजदूरी के लिए पलायन नहीं करना पड़ता। किसानों को भी नए विकल्प मिलते हैं। यातायात की सुविधाएं सुधरने से उनकी उपज भी दूर दूर तक जा पाती है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार बिहार के किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। यहां 75 लाख से ज्यादा किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत आर्थिक सहायता मिल रही है। हमारी सरकार ने मखाना बोर्ड की घोषणा की है। हमने बिहार के मखाना को जीआई टैग दिया। इससे मखाना किसानों को बहुत लाभ हुआ है। इस साल के बजट में हमने बिहार में फूड प्रोसेसिंग के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट का भी ऐलान किया है। अभी 2-3 महीने पहले ही कैबिनेट ने 2-3 दिन पहले ही कैबिनेट ने खरीफ के मौसम के उसके लिए धान समेत 14 फसलों की एमएसपी को बढ़ाने को मंजूरी दी है। इससे किसानों को अपनी फसलों का बेहतर दाम और आमदनी भी बढ़ेगी। साथियों, जिन लोगों ने बिहार को सबसे ज्यादा ठगा, जिनके दौर में बिहार के गरीब और वंचित तबके को बिहार छोड़कर जाना पड़ा, आज वही लोग सत्ता पाने के लिए सामाजिक न्याय का झूठ बोल रहे हैं। दशकों तक बिहार के दलित, पिछड़ों और आदिवासियों के पास शौचालय तक नहीं था। दशकों तक हमारे इन भाई बहनों के पास बैंक में खाता नहीं था। उन्होंने बैंकों में उनके लिए तो एंट्री बंद थी, दरवाजे तक भी घुसने नहीं दिया जाता था। दलित और पिछड़ा वर्ग के ही सबसे ज्यादा लोग झुग्गी झोपड़ी में जीवन गुजारा करते थे
उनके पास पक्का घर तक नहीं था, वे बेघर थे। करोड़ों लोगों के सर पर छत तक नहीं थी। मैं आपसे पूछता हूं, बिहार के लोगों की ये दुर्दशा, ये पीड़ा, ये तकलीफ, क्या ये कांग्रेस और आरजेडी का, क्या यही सामाजिक न्याय था? गरीबों को इस प्रकार से मजबूरी में जीने के लिए सारी नीतियां बनाने के आदी लोग। साथियों, इससे ज्यादा अन्याय कोई नहीं हो सकता है। कांग्रेस और आरजेडी वालों, इन्होंने कभी दलित, पिछड़ा की इतनी तकलीफों की चिंता तक नहीं की। लोग विदेशियों को बिहार की गरीबी दिखाने के लिए घुमाने लाते हैं। अब जब दलित, वंचित और पिछड़ा समाज ने कांग्रेस को उसके पापों की वजह से छोड़ दिया है, तो इन्हें अपना अस्तित्व बचाने के लिए सामाजिक न्याय की बातें याद आ रही है। भाइयों बहनों, बिहार में और देश में सामाजिक न्याय का नया सवेरा एनडीए के दौर में दिखा है। हमने गरीब तक जीवन से जुड़ी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई है। हम इन सुविधाओं को 100% लाभार्थी तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। 4 करोड़ नए मकान, 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का मिशन, 12 करोड़ से ज्यादा घरों में नल का कनेक्शन, 70 साल से अधिक उम्र के हर बुजुर्ग को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, हर महीने मुफ्त राशन की सुविधा। हमारी सरकार हर गरीब और जरूरतमंद के साथ खड़ी है। साथियों, हम चाहते हैं कि कोई भी गांव छूटे नहीं, कोई भी हकदार परिवार सरकार की योजनाओं से वंचित न रह जाए। मुझे खुशी है, इसी सोच के साथ बिहार सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समग्र सेवा अभियान शुरू किया है। इस अभियान में 22 जरूरी योजनाएं एक साथ लेकर सरकार गांव-गांव, टोला-टोला पहुंच रही है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।